नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने 2 साल पूरे करने जा रही है। सरकार का दावा है कि उनकी सरकार उस दिशा में ही बढ़ रही है जिसका उन्होंने जनता से वादा किया था। दिल्ली में सरकार आई है जिसने 2G, 3G, 4G उसका ऑक्शन किया और हिंदुस्तान सरकार की तिजोरी में अरबों खरबों रुपये आ गए, जिससे डिजिटल इंडिया का कैंपेन चल रहा है। गांव-गांव डिजिटल इंडिया का काम चल रहा है। हिंदुस्तान के करीब सभी परिवार आज उनका बैंक में खाता खुल गया कि अगर ईश्वर की अनिच्छा से उसके परिवार में कोई हादसा हो गया और अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उसे 2 लाख रुपया का बीमा उसके साथ मिल जाता है। हमने एक नया कल्चर लाए। हमने तय किया है कि जो योजना बनाएंगे उस योजना को आखिरी इंसान तक पहुंचाने का रोड मैप भी होगा, चलाने वाले लोग भी तय होंगे और हर पल उसका मॉनिटरिंग होगा और पाई पाई का पल पल का हिसाब लिया जाएगा। हालांकि पहली एनडीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे अरुण शौरी सरकार के काम से असंतुष्ट हैं। He has not had that focus which all of us expected of him. इसके अलावा विपक्ष मोदी सरकार के कामकाज के तौर तरीकों पर कड़े आरोप लगा रहा है। 2 साल में ही मोदी सरकार ने सब कुछ बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसलिए हमारा आज का मुद्दा भी यही है कि 2 साल में उम्मीदों पर कितना खरा उतरी मोदी सरकार। हमारे मेहमान हैं जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री पीएमओ, केसी त्यागी, नेता जेडीयू, मनीष तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, मौलाना महमूद मदनी, जमियत उलेमाए हिंद, मोहम्मद सलीम, नेता सीपीएम, राकेश सिन्हा, संघ विचारक। नमस्कार जितेंद्र जी। ठीक ना? बस आपकी आशीर्वाद। आज तो सुबह के शॉट्स तो आपके वहीं लोधी गार्डन में होते? नहीं, मैं तो त्यागी साहब सफ्दरजंग एन्क्लेव में रहता हूँ। नहीं, जो कई शॉट मैंने देखे हैं वो डियर पार्क। बाइट डियर पार्क। डियर पार्क। आइए, आदाब। कैसे हैं मदनी साहब? आप बताइए कैसे? ठीक ठाक। मदनी साहब से मुलाकात है? बंटवारे का भी और 2 नेशन थियरी का भी। इन्हीं के यहाँ शुरू हुआ, जमात उलमा हिंद के यहाँ। और वो गांधी जी का सबसे प्रिय संगठन था जमात उलमा हिंद, जो प्रोग्रेसिव राइटर्स फोरम नाम का एक मंच बना, सारे लेखकों का, साहित्यकारों का। धर्म जो है वो इसलिए नहीं है कि स्टेट। आइए राकेश जी, कुछ ऐसा लग रहा थोड़ा आप फैट हो गए हैं। हाँ, कुछ बढ़ा है, मतलब अंदर पहुंचने तक हो गए। आइडियोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है कि इकोनॉमिक है? तीनों में से समृद्ध और संपन्नता दिख रही है। ये लापरवाही है। आज का मुद्दा, क्या 2 सालों में उम्मीदों पर खरी उतरी मोदी सरकार? चर्चा शुरू की जाए। राकेश जी, आप ही शुरू करो, चुके आइडियोलॉजिकली आप गार्जियन हो इस सरकार के,
तो क्या ये आपके विचारों के अनुरूप अब तक चल रही है? आप इसमें और परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है जो इस बार चुनाव के बाद जो परिवर्तन हुआ, जो सरकार बनी, वो सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर और सामाजिक मुद्दों पर नहीं बनी, एक बड़ा वैचारिक परिवर्तन हुआ है। मैं वैचारिक परिवर्तन का एक छोटा उदाहरण यह देता हूँ कि जब सरकार बन रही थी उसके पहले देश और विदेश की ताकतों ने इस देश के मतदाताओं से अपील की। विदेश की ताकत में 2 उदाहरण देता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स के 19 सदस्यीय एडिटोरियल टीम और गार्जियन के एडिटोरियल टीम ने सरकार न बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने। अब जब सरकार बनी, सरकार बनने के बाद आप 2 बातें देखिए जो बहुत महत्वपूर्ण हुआ है। मैं देख रहा हूँ पहला एनडीए और दूसरे एनडीए में एक बड़ी समानता है कि देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बनाओ कि विकास की गति तेज हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत जल्दी विजिबल नहीं होती है, उसमें एक टाइम लगता है, एक टाइम फ्रेम लगता है। जैसे 25,000 किलोमीटर का रोड का टारगेट 2016-17 में, तो ये देश के लिए जब काम हो रहा था, तब उस बीच में जो एक नया बुद्धिजीवियों का गैंग पैदा लिया, अवार्ड वापसी गैंग अनपार्लियामेंट्री शब्द है और हम एक क्या वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं लेकिन संसद में नहीं आपके हूँ, विचार समझा जाता है। बुद्धिजीवी जब गैंग कहते हैं तो विचार तो समझा जाता है। संसद के नहीं है, तो मैं गैंग नहीं कहता संसद के भी आप ऊपर हैं, लेकिन हम 5 लोग संसद में हैं। हाँ, तो मैं एक अवार्ड वापसी ग्रुप आया जिसने इस देश में एक ऐसा तमाशा क्रिएट किया जो कि बौद्धिक विमर्श के लिए और सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाने में, दोनों में सरकार की आलोचना होनी चाहिए। हमें भी सरकार की आलोचना का मौका नहीं मिला, चूंकि इस वर्ग ने एक ऐसा तमाशा क्रिएट कर दिया कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन मदनी साहब तो आपसे सहमत नहीं है। नहीं, मैं अब त्यागी जी जो फ्री जजमेंट है, उन्होंने जिस तरह से घर वापसी का, लव जिहाद का, बीफ के सवाल उठाए, तो जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास था, मदनी साहब मैं आपके इंटरवेंशन चाहूंगा। नहीं, वो आप बहुत अच्छे स्पोक्स पर्सन है। अपनी पार्टी का हूं मैं, इसका ऊपर वाला देख रहा का नहीं बनना चाहता। त्यागी जी एंकर की भूमिका में हैं। लेकिन मैं एल्डर की भूमिका। त्यागी जी, मैं एक समझता हूँ, ये राकेश जी का कहना है कि सिर्फ आर्थिक सामाजिक नहीं बल्कि एक वैचारिक परिवर्तन हुआ, तो इसको जब चुनाव में 2014 में छुपा के क्यों रखे थे कि एक वैचारिक संघर्ष है और वैचारिक परिवर्तन के लिए आप वोट दो। आपने कहा था विकास के लिए वोट दो, आपने कहा था अच्छे दिन लाने के लिए वोट दो, आपने कहा था काला धन को विदेश से ले आने के लिए वोट दो, बेरोजगारी दूर करने के लिए वोट दो। आपने कहीं ये नहीं कहा था कि हम वैचारिक फेरबदल कर देंगे और जिस तरह से हमारे आज़ादी के धरोहर है या लोकतंत्र को जिस तरह से हमने, या धर्मनिरपेक्षता के, या आप पंथ निरपेक्ष से बोलते हो, उसको जिस तरह हम चला रहे हैं उसका हम फेरबदल कर देंगे। मैंने भी आपके कई अभी इंटरव्यू देखे हैं, कई उसमें जिसमें आपने इन सवालों से असहमति बताई है और सबका साथ सबका विकास जो नारा है प्रधानमंत्री का, वो भी इसमें खराब और कमजोर पड़ता है, ऐसे आपके विचार मैंने सुने, तो मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। नहीं, 2 बातें हैं इसमें। एक तो ये कि जो सलीम साहब ने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है कि मुद्दा हमारे देश में महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन है, इस तरह के जो बड़े मुद्दे हैं जिन पर सरकार बनी थी। तो अब 2 साल पूरे हो रहे हैं और उन मुद्दों पर वो बात नहीं नज़र आती। लेकिन इसके साथ साथ जो सिन्हा साहब कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कह रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अगर काम होगा तो वो फ़ौरन विजिबल नहीं होता, देर लगती है उसको नज़र आने में। लेकिन वो भी देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे अभी ये नेशनल हाईवे 24 है, 14 महीनों में पूरा होना था, अभी तक तो शुरू ही नहीं हुआ, 6 महीने गुजर चुके हैं। तो बहरहाल ये बात आपने वो 3 जो फ्रिंज एलिमेंट की बात करी और मुद्दे उठाए कि जो ख़ास एक कम्युनिटी को टारगेट की संज्ञा दी पीछे बुद्धिजीवियों की कि वो बिहार चुनाव से पहले तमगे वापस कर रहे थे। तो आप तो त्यागी जी एक सेकंड, आप तो मुस्लिम जो पॉलिटिक्स है और मुस्लिम जो आवाम है उसके उस हिस्से के रिप्रेजेंटेटिव नहीं, देखिए ना मैं किसी हिस्से का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ हुजूर। बात सिर्फ इतनी सी है, नहीं, आज़ादी की लड़ाई में आपके पुरखों ने जी, 2 नेशन थ्योरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी जी,
उससे मेरा मकसद है। जी जी। तो आप पर तो कोई इस तरह का इल्जाम भी लगाने का त्यागी जी, साहस नहीं कर आप सकता। जो कहवाना चाहते हैं नहीं कह रहे हैं, आप कुछ कहवाना चाहते नहीं, हैं नहीं। वो नहीं कह रहे हैं। नहीं कह लो। उससे भी समझ आता है कितने सहमे हुए नहीं हैं लोग। समय हुए नहीं है। क्या माहौल है? मैं एक त्यागी जी जब आपने कहा एक सेंटेंस में जोड़ दो बस। जब आप त्यागी जी हमारे पास वकील भी बैठे हैं, जो आपने दो कहा, मैंने इसलिए कहा अवार्ड वापसी का, देखिए भी बिहार में जो जघन्य हत्या हुई, हत्या की राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी करता है गलत करता है, लेकिन जघन्य हत्या हुई तो ये तमाम लोग जो लाउड स्पीकर लेकर चिल्लाते थे, एक औपचारिक बयान तक नहीं आता है। तो क्या बीजेपी शासित राज्य में एक, देखिए मैं बीजेपी के पक्ष में नहीं बोल रहा, मैं तो सिर्फ कर रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैंने आपसे पहली वार्न किया, यू आर नॉट ए बीजेपी, यू आर ए आरएसएस आइडियोलॉजी। यस। और वैचारिक सब, उसके लिए हमारे पास हाँ, तो मैं वही मैं कह रहा हूँ कि यदि सीपीएम के शासित राज्य में हत्या हो, मैं चुप रहूं या मैं बोलूं, और किसी शासित राज्य में भारतीय हैं, तो मैं ये कहा कि यदि बिहार में वो हत्या हुई, उस पर किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, उस पर इंटॉलरेंस की बात नहीं आ रही है, बुद्धिजीवियों का बयान नहीं आ रहा है, इंटॉलरेंस की बात नहीं कही जा रही, तो लोगों को संदेश, ये मनोरमा देवी वाले पे कह रहे हैं। हाँ, संदेह उनकी बौद्धिकता पर होती है। मैं भी बिहारी हूँ, इसलिए मैं बता दूं आपको, मनोरमा देवी के बेटे गिरफ्तार हो चुके हैं। मैं तो बुद्धिजीवियों पर सवाल कर रहा हूँ, मैं सरकार के प्रशासनिक कार्य पर नहीं कर रहा हूं। कब? जब सरकार से नहीं बंदोबस्त होता है तब ना बुद्धिजीवी आए बाजार में। उसका पति गिरफ्तार हो चुका है। मनोरमा देवी जेडीयू की एमएलसी हैं, सस्पेंड हो चुकी हैं। शराब रखने का जो नई आबकारी नीति है, जिसमें 10 साल से कम की सजा नहीं है वकील साहब, वो मुकदमा लग चुका है। एक बच्चा उनके यहाँ नौकरी करता था, बाल श्रम का एक मुकदमा और लग चुका है, वो जेल जाने वाली है। इसमें कोई वामपंथी बुद्धि या कोई उस तरह के लोग आकर के बयान दें, उसकी क्या जरूरत है? अच्छा सुनो, लोगों ने तो बयान हरियाणा में भी नहीं दिया, और मैंने भी नहीं दिया जो हरियाणा में हुआ। नहीं, ऐसा तो पिछले कई वर्षों से कूद पड़े थे लोग, क्या बात कर रहे हैं, पूरा इंटॉलरेंस गैंग। इसको अगर थोड़े बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें, देखिए किसी भी सरकार की अगर आप व्याख्यान करना चाहते हैं, वो 4-5 बिंदुओं पर या मापदंड पर उसका व्याख्यान होता है। सबसे पहले रखिएगा कि 2 साल जो हैं मोदी सरकार के जो हुए हैं, उम्मीदों पे खड़े उतरे के, हाँ, ये बात है। चूंकि ऊपर वाला भी देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए किसी भी आप सरकार का मूल्यांकन करो तो 4-5 केंद्र बिंदुओं पे होता है। सबसे पहले सांप्रदायिक सौहार्द, और पिछले 2 साल में इस मुल्क में सांप्रदायिक सौहार्द को ठेस पहुंची। उनकी राय हो सकती है, पर इस देश में सेटिस्फाई करना पड़ेगा ना। देखिए, सेटिस्फाई तो उसको कर सकते हैं जो सुनना चाहे, पर जहां तक सांप्रदायिक सौहार्द की बात है, उसको जरूर बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। दूसरा, राजनीतिक स्थिरता। जिस तरह से विपक्ष की सरकारों को गिराया गया है, 356 का दुरुपयोग किया गया है, और उसमें साफ तौर पर हाई कोर्ट ने, उसके बाद उच्चतम न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाई, उन सरकारों को वापस रखा, इससे संघीय ढांचे के ऊपर आघात हुआ है। तीसरा, सबसे बड़ा, जो अर्थव्यवस्था है भारत की, वो पूरी तरह से पिछले 2 वर्ष में चरमरा गई है। ऐसा मानते हैं वित्त मंत्री का इंटरवेंशन हो रहा है। वित्त मंत्री चाहे जो मर्जी माने, जब कोर्ट का इंटरवेंशन सूट करता था, नहीं, जब कोर्ट का इंटरवेंशन सूट करता है तो वो ठीक है, जब कोर्ट का इंटरवेंशन सूट नहीं करता फिर जुडिशरी आघात कर रही है। तीसरा, वित्त मंत्री की आपने बात की, देखिए देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। आप 7.6% वृद्धि दर की बात करते हैं, सही में आज की तारीख में भारत की अर्थव्यवस्था 4.5 या 5% से बढ़ रही है। आखिरी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अगर भारत के सामने सबसे बड़ी कोई चुनौती है तो उसका जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है, और पिछले 2 वर्ष में चाहे उसके कोई भी कारण रहे हो, एक संदेश ये गया है कि पाकिस्तान के साथ ये सरकार जिस तरह से व्यवहार करना चाहिए या जिस तरह से रिश्ता रखना चाहिए, ना व्यवहार कर पाई है ना रिश्ता रख पाई है। हाँ, एक बात जरूर है कि आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से जिस तरह का जो परिस्थिति बनी है, उसमें यह कहा जा सकता है कि आंतरिक सुरक्षा की स्थिति स्टेबल रही है, पर बाकी 4 बिंदुओं के ऊपर मेरे अनुमान से सरकार के पूरी तरह से ये भारत सरकार के सबसे सेंसिटिव राज्य और सबसे सेंसिटिव विभाग के प्रधानमंत्री कार्यालय को देखने वाले मंत्री। मैं इनका इस मामले में इंटरवेंशन चाहता हूं। मैं एक मिनट में अपनी बात पहुंच चुके, आपको लंबा जवाब देना है। प्रजा परिषद से लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आंदोलन तक
दो संविधान, दो विधान नहीं सहेगा हिंदुस्तान से प्रजा परिषद शुरू हुई थी, डोगराज का मूवमेंट शुरू हुआ था। और जिस दिन मुफ्ती साहब की ओथ हुई है, जिस दिन महबूबा मुफ्ती ओथ हुई है, दो संविधान थे, दो झंडे थे, तो आप लोगों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा? हाँ त्यागी जी, वो अब विषय काफ़ी 3-4 जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले जो विभाग भी तो आप पे जाते हैं। नहीं आपको मालूम होना चाहिए, दो दांत होते हैं हाथी के, एक खाने वाले, एक दिखाने वाले। आप दिखाने वाले और बात करिए, अभी खाने वाली दांत। नहीं, आप ये बीजेपी की नेता की नहीं, आरएसएस आइडियोलॉजी की वजह से मैं वैसे ही जहाँ कुर्बान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। मैं आपके आ रहा हूँ फिर। ऐसा सलीम साहब ने ठीक कहा, जो दिखाने वाले हैं उनका अपना उपयोग है, जो दिखाने वाले उनका अपना उपयोग है। दोनों का ही उपयोग करते हुए मैं 2-3 विषय अब आ गए। और देख केवल ऊपर वाला नहीं रहा, 130 करोड़ की जनता देख रही है, तो हमें ज्यादा उसकी चिंता है। ऊपर वाला तो जैसे साहिर ने कहा कि आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। वो देखे कि ना देखे, परंतु 130 करोड़ जनता हमें देख रही है। उस बात को दो झंडे भी देखे, उस बात को मैं उस पर भी आऊंगा, और दो विधान भी देखे। उस बात को ध्यान में रखते हुए पहले विषय आया वापसी का, अवार्ड वापसी का। अब देखिए, एक तो इन्होंने, राकेश जी ने जो संकेत किया कि अवार्ड वापसी यदि हो रही है तो सिलेक्टिव ना हो, और यदि कुछ लोगों का नहीं मानना कि सिलेक्टिव नहीं हुई तो दिखनी भी नहीं चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन, इट शुड बी कन्विंसिंगली नॉन सिलेक्टिव, कि हर परिस्थिति में, एक समान परिस्थिति में, कोई परिप्रेक्ष हो, कोई क्षेत्र हो, कोई प्रदेश हो, कोई समुदाय, वापस कर डालिए अवार्ड। क्या रखा है अवार्ड को? दूसरी, यदि आप उसको फलसफाना ढंग से देखें तो बुद्धिजीवी समाज का या साहित्यकारों के समाज का दायित्व ये नहीं होता कि आप यदि किसी विवाद से ईमानदारी से चिंतित हैं तो आप अपना अवार्ड वापस करें, या उस मैं इनको इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मैं अभी एक बार 3-4 विषयों को कर ले लीजिए, उसके बाद जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में इनके खिलाफ बाबा नागार्जुन से लेकर के जितने भी बड़े साहित्यकार थे, फणीश्वरनाथ रेणु से लेकर के, जो सबने जो है इनकी सरकार के खिलाफ बिहार में नाटक भी किए और अवार्ड वापसी भी की। अभी एक मिनट, मैं उस पर भी आऊंगा, वो एक और विषय है, उसमें तो सभी कुछ हो गया। तारीख में रोज ऐसे नहीं आते, ऐसे मौके आते हैं। एक सेकंड, मैं इससे जरा उठ करके कह रहा था कि यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि कोई विवादात्मक परिस्थिति बनी है, तो दायित्व ये होता है बुद्धिजीवी समाज का, को समाज को जोड़ने का काम करे, ना कि उस डिवीजन का हिस्सा बन जाए कि वो कहे कि साहब ये तो टूटे हुए सुधार रहे हैं। आप मुझे मुकम्मल करने दीजिए, फिर मैं आपकी राय सर आंखों पर। तो मेरा तो पहले ये मानना है, ये चाहे आपकी विचारधारा कोई हो, राजनीति कोई हो, वो घर वापसी, ये अवार्ड वापसी का वहीं पर जो उसका औचित्य है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। और जैसे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता के समय जो प्रोग्रेसिव राइटर फोरम बना था, भले ही वामपंथी झुकाव वाला था, जिसमें कैफी आजमी थे, साहिर भी रहे, मोहसिन भोपाली रहे, उन्होंने तो विरोध किया एक ऐसे समय में, ठाकुर के आशीर्वचन से लेकर एक ऐसे समय में जबकि समाज को जोड़ने का कार्य हो रहा था। उन्होंने समाज को ना टूटे, उसको जोड़ने के लिए अपना योगदान, अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया। तो पहले तो साहित्यकारों का क्या दायित्व, रोल, भूमिका होनी चाहिए, वो भी एक अलग बहस का विषय है। अब दूसरी बात आई कि जब इलेक्शन लड़ा था तो तब क्यों नहीं कहा कि आपका विचार ऐसा है, जैसे मनीष जी भी कह रहे थे। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं, कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है, कुछ प्रमुखता से सामने आते हैं, कुछ प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिकता के तौर पर आते हैं। और इसमें कश्मीर पे भी आ रहा हूँ, अरे कश्मीर पे पहुंचा ही नहीं, अभी मैं दिल्ली हूँ, कश्मीर पे आ रहा हूँ। तो जब हम चुनाव में उतरे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि विकास हमारा प्रमुख मुद्दा था, अभी भी है। लेकिन आपने अपनी विचारधारा को तब क्यों नहीं प्रकट किया? ये बात इसलिए समझ नहीं आती कि हम किस विचार से संबंध रखते हैं, किस संस्कार से और किस विचारधारा से। ये कोई छिपी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है, इसका एक परिप्रेक्ष्य है, इसकी एक बैकग्राउंड है, किसी से छिपी तो नहीं। हमने कभी ये तो नहीं कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है। एक मिनट, अब आई तो विचारधारा छिपी कब थी?
लेकिन हाँ, मुद्दा प्राथमिकता हमारा एजेंडा विकास। अब आई कश्मीर की बात। जैसे त्यागी जी कह रहे हैं, और ये तो इतिहास को इन्होंने स्वयं देखा है, एक इस प्रकार का विचित्र मैंडेट सामने आया जिसमें 2 राजनीतिक दल उभर कर सामने आए, और पहले 2 दल थे पीडीपी और बीजेपी। ये मैंडेट हमने नहीं कहा कि इस प्रकार का आए, ये तो जनता ने दिया। हमने तो नहीं कहा था, हम तो यही कहते कि पूरा बहुमत हमें दे दो। यू कैन से दिस इज एन इंसिडेंटल वर्डिक्ट और इन्फ्लिक्टेड वर्डिक्ट, व्हिचएवर वे, परंतु एक मैंडेट आया। तो क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान रखते हुए बड़े ईमानदारी से और खुलेआम ये कहा गया कि विचारधारा बेशक अलग रहे, आइडियोलॉजी रहे, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं और मनीष जी बेहतर जानते हैं कि यू एग्री टू डिसएग्री ऑन सर्टेन पॉइंट्स। हमने अपनी विचारधारा नहीं छोड़ी और उन्होंने भी नहीं छोड़ी, परंतु लोगों की, अब आप मुझे ये बता दीजिए कि यदि ये 2 दल साथ ना आते और कोई और गठबंधन बनता तो क्या उसकी लेजिटिमेसी इतनी ही होती जितनी कि इस गठबंधन की है, जो एक मिनट आप फिर से आ रहे हैं, मैं उस पर आ रहा हूं, जो 2 प्रमुख दलों पर आधारित था, फर्स्ट लार्जेस्ट एंड द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, और इसलिए दोनों दलों ने एक कॉमन एजेंडा या एजेंडा ऑफ अलायंस, या जिसे न्यूनतम कार्यक्रम कहते हैं, कभी कभी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहते हैं, यहाँ उसको एजेंडा ऑफ अलायंस का संज्ञा दी गई। ये बना करके ये समझौता किया कि हम अपना दायित्व निभाएंगे, क्योंकि अगर सरकार ना बनाते तो यही आरोप आता कि साहब देखिए आपने 25 सीट, मैं अभी 2 मिनट, नहीं 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं कि 25 सीटें ले ली आपने और आप सरकार बनाने से भाग गए। अब देखिए 3 मास तक राज्यपाल शासन लग चला, तो कितने ही लेख लिखे गए कि भारतीय जनता पार्टी सामने क्यों नहीं आ रही, पीडीपी सामने। तो इसलिए विचारधाराओं पर समझौता ना करते हुए विकास के एजेंडे को लेकर के, जिसमें आम इंसान का हित है, जनहित है, उन मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, उसकी प्राथमिकता रखते हुए पीडीपी और बीजेपी ने एक गठबंधन। अगर 1 मिनट के लिए हम मान भी कि इस सरकार की जो प्राथमिकता है वो आर्थिक विकास है, अब ये बात दिल्ली की बात करें, जम्मू कश्मीर, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहा, उस पर बाद में आएंगे। अगर 1 मिनट के लिए मान भी ले कि सरकार की प्राथमिकता आर्थिक विकास है, एक बात तो आप मानेंगे कि यह बात बिल्कुल प्रमाणित है कि जहां पे सामाजिक अस्थिरता होती है वहां पे आर्थिक विकास नहीं हो सकता। और पिछले 2 वर्ष में आपके जो विचारात्मक साथी हैं उन्होंने इस देश में असहनशीलता फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं 1 मिनट का खत्म करने दीजिए। तो इसलिए अगर तो आप ये मानते हैं कि इस भारत में जितने बुद्धिजीवी हैं उनका एक बहुत बड़ा महान षड्यंत्र हुआ और उस षड्यंत्र के तहत उन सब ने अपने अवार्ड वापस कर दिए, फिर तो दूसरी बात है। पर अगर इसका एक दूसरा पहलू भी है कि जिस तरह की गतिविधियां आपके और जिस तरह के बयान आपके सांसदों के आ रहे थे, आपके मंत्रियों के आ रहे थे, आपके साथ जो संगठन जुड़े हुए हैं उसके आ रहे थे, उससे समाज के किस वर्ग में एक डिस्कम्फर्ट थी और उस डिस्कम्फर्ट का जो एक्सप्रेशन था वो अवार्ड वास्तव आपकी थी। आप ही कहिए। एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है, क्या 2 सालों में उम्मीदों पर खरी उतरी मोदी सरकार। वही चल रहा है। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इस मुद्दे पर जनता की राय सुनाना चाहते हैं। वो जो किए हैं गरीबों के लिए, जो गैस का योजना अपने से बचात करके गैस को गरीब को लिए, बहुत अच्छी सोच है। मिडिल क्लास लोग के लिए तो स्पेशली कुछ काम नहीं हुआ है। हम लोग तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम लोग के लिए तो कुछ ऐसा कुछ दिख नहीं है। काले धन के लिए उनके लिए भी कुछ ये नहीं है। टैक्सेस का, डायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी कुछ नहीं कर रहे, बढ़े जा रहे हैं टैक्सेस, तो दिन पर दिन और बढ़ते जा रहे हैं। सारे मंत्रियां जो है कई सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव भी हो चुके हैं। जैसे हमने देखा कि ये कुछ दिन पहले आसनसोल से जो घटना आई थी कि कोई ट्रेन पे कोई बच्चा बीमार पड़ गया था, तो जैसे ही लोगों ने सुरेश प्रभु को ट्विटर पे उनको बताया और रेल मंत्री जो थे और उन्होंने बहुत जल्दी काम किया, उस बच्चे को इमीडिएट ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था कर दिया। अब तक तो 2 साल में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि ऐसी कोई सी भी योजना इम्प्लीमेंट हुई है या ऐसी कोई सी भी योजना जो इम्प्लीमेंट हुई थी उसका कोई फ़ायदा जनता उठा रही है। हाँ, बस ये हुआ है कि
अनाउंस तो बहुत सारी चीज़ें हुई मगर महंगाई भी वहीं के वहीं है। उन्होंने जो जो प्रोमिसेस किया था, जो योजनाएं की थी स्पेशली पुअर लोगों के लिए, वो काफ़ी कुछ उन्होंने सॉल्व किया है। और ऑल्सो द न्यू प्रोजेक्ट्स लाइक द बुलेट ट्रेन एंड ऑल दैट ही इज़ वर्किंग ऑन इट, so that's a very good thing what he is working on it. And even for that means the initially थोड़ा सा hit हुआ कि the way he had promised he had not done, but eventually उसका impact थोड़ा अच्छा पड़ा है और we are like quite satisfied with his government. मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ें उन्होंने किया, हालांकि वो काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और उसको लेकर के ऊपर आए और थोड़ा तेज़ी से काम करें उन चीज़ों पे। कुछ पूरा हुआ, बहुत कुछ देख लीजिए। ठीक है ना, महंगाई थोड़ी मोड़ी बढ़ी है, पेट्रोल के दाम घटे हैं, क्राइम कम हुआ है, फॉरेनर से दोस्ती बढ़ी है, अब नेबर से रिलेशनशिप अच्छे हुए हैं। प्रधानमंत्री का जो काम होता है वो कर रहे हैं, वो बहुत बेखूबी कर रहे हैं। बहुत लोगों को दिख नहीं रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जो अभी वो कर रहे हैं वो अभी नहीं, कुछ साल बाद जरूर दिखेगा। राष्ट्र के एजेंडे पर जो सावरकर जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, गुरु गोलवलकर जी का सपना था, क्या उस सपनों के स्टैंडर्ड पर इनकी सरकार उसका एक उदाहरण जितेंद्र जी, मैं एक उदाहरण के बाद समाप्त कर दे रहा हूँ। देखिए, उस आप सपने की बात कर रहे हैं, देखिए एक उदाहरण दे रहा हूँ। इतिहास की किताब में भगत सिंह जी को आतंकवादी कहा गया। हमने करेक्शन का जो अभियान शुरू किया, जो सुधार किया, जिसने भी किया, पार्लियामेंट में मैंने उठाया, पार्लियामेंट आपने सवाल उठाया। देखिए, इतिहास में इतिहास बोध लोगों को, देश के प्रधानमंत्री यदि गीता प्रेजेंट कर रहे हैं तो सिर्फ गीता किसी हिंदू धर्म की बात नहीं है ना। हम गीता पढ़ते हैं। मैंने कहा इस देश की इतिहास और विरासत, कृत्रिम सवाल पैदा कर रहे हो, इस देश हमारे घरों पढ़ी जाती है। नहीं, ये वहां के रहने वाले हैं। इस देश की इतिहास और विरासत पर पहली बार देश नाज कर रहा है, चूंकि सत्ताधारी पार्टी उस विरासत को, इतिहास को सांप्रदायिक चश्मे से नहीं देख रहा है, जो आज तक कांग्रेस देखती रही है। चश्मे से मुराकेश जी प्रधानमंत्री करिया टोकियो में जाकर के कि मेरे मित्रों को दिक्कत होगी। साहब अभी तक नहीं बोले एक बारी भी। मैं एंकर के मेरे तो नजर नहीं आ रही। मैं यही कह रहा था, एक सवाल ये था कि क्या 2 साल में मोदी सरकार जो उम्मीदें थी उससे खरी उतरी कि नहीं। उसमें यहाँ वैचारिक कोई मामला नहीं था, आपने छेड़ दिया, ठीक है कि आपको देखना ही पड़ेगा, एक वैचारिक संगठन है। आपने भी गठबंधन कर लिया बंगाल में इन्हीं की तरह से। मैं आपको एंकर नहीं मान रहा हूँ। देखिए, ये फंस रहे हैं, केरल में कांग्रेस खराब। अब बोलने दीजिए थोड़ा, आपके पास सुने हैं, मैं मुद्दे भटक रहे हैं, आप मुद्दे में ले आ रहा हूँ। ठीक है, पहला बात है, तो पहले ये था कि क्या उम्मीदें थी, सलीम साहब, आर्थिक क्या उम्मीदें जगाई गई, और उसको आपको यार्डस्टिक है, वो मापदंड है, उससे आप बात कीजिए। यहाँ इधर उधर की बातें मत कर। तो बात साफ है कि उम्मीदें क्या थी। जब ये कहा गया था उस समय कि बाबा रामदेव ने कहा कि इतना लाख करोड़ रुपया विदेश में है और हम ले आएंगे, और प्रधानमंत्री 100 मीटिंग में ये कहे कि 14-15 लाख आपके खाते चलाएगा। फिर जनधन खाता खोला गया, खाता नहीं था बोलकर दे नहीं पा रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं, सरकार मंत्री कह रहे हैं कि कितना विदेश में काला धन है वो हमें पता नहीं है। तो या तो वो आंकड़ा गलत था, नहीं, और कह रहे जुमला किस विचार से, और फिर वो जुमला चुनावी जुमला था। एक बताइए, दूसरी बात है, नहीं मायूसी क्यों होती है लोगों को, क्योंकि आप बहस को वैचारिक तरफ ले जा रहे हैं। चांद ले आएंगे, मुद्दा है कि क्या है उपलब्धियां। अगर आप 2 मिनट का समय दें, सलीम साहब ठीक कह रहे हैं, विषय पर वापस आए हैं। आप तो बोल ही त्यागी जी, ये कहना कि ये बुद्धिजीवी गैंग्स बाद में सुधारा गया। अच्छा, पहले क्या बुद्धिजीवी उतरे? आपके बिहार के मिसाल दिए कि अगर सरकार को जो करना था, आप जो ट्रांसपेरेंसी बात कर रहे हैं, जब दादरी कांड हुए, चाहे प्रधानमंत्री ट्वीट करते, जब सिद्दीकी और टेकी को मारा गया तो सरकार की तरफ से एक बयान आता कि हम इसे मुलायम को दोष नहीं दे रहे हैं, अखिलेश को दोष नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोदी सरकार की 2 साल की। जैसे इन्होंने कहा सेल्फ अटेस्टेशन, अंग्रेजों के समय से चली आ रही प्रथा। हमने स्वयं, मैं 11वीं कक्षा में था तो 5 रुपए दिए थे एक टेस्ट कराने के लिए, इस प्रथा को हटाया। आज का देश क्या अपेक्षा करता है, पहले हमें यह समझना है। सन 2016 का वर्तमान भारत युवाओं का भारत है। 65-70% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। इस निर्णय से न केवल एक सुविधा मिली युवा को, बल्कि एक संदेश गया। देखिए, इस सरकार में क्षमता है कि हम अपने युवा पर भरोसा कर सकते हैं। दिस गवर्नमेंट हैज द कैपेसिटी टू ट्रस्ट द यूथ ऑफ दिस गवर्नमेंट। उसके बाद इस वर्ष 1 तारीख से, जनवरी से, छोटे पदों के लिए इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी गई। क्या होता था इंटरव्यू के लिए? ये सब चीज पढ़ी हुई है हमारी, नहीं पढ़ी है, लेकिन हमने की है ना। आप ये कहिए हमने साहब, ये अच्छे काम किए, अच्छे काम, वही तो मैं भी, अच्छे काम कौन बोलेगा? अपना ढोल तो स्वयं ही बजाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बात उधर रह जाएगी। 1 सेकंड मुझे दीजिए। अब अभी भी कई लगा आपत्ति हुई, राजनीतिक समाज में भी हुई, पार्टी चाहे कोई भी हो। बहुत से लोग कहते हैं सर अब इंटरव्यू खत्म कर देंगे तो हम अपने लोगों को कैसे लगवाएंगे। लेकिन एक बड़ा साहसी कदम था ये। इसके अतिरिक्त और अनेकों, जैसे
प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ऐसे बहुत कार्य अच्छे हुए किए हैं। फॉर्म्स हमने फॉर्म अच्छा का सरलीकरण कर दिया, एक पेज का फॉर्म। वरना आप देखिए बच्चे की एडमिशन के लिए, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज की एडमिशन के लिए आप काउंसलिंग सेंटर खोलते हैं, वहां जाकर के फीस भरते हैं, क्योंकि माँ बाप पढ़े लिखे होने के बावजूद, वकील डॉक्टर होने के बावजूद फॉर्म नहीं भर सकते। मैं आपको एक सीधा दे रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा था, मोदी जी को ये है जो अब ये मंत्रिमंडल में क्या गया, देखिए आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा ना। एक सेकंड सलीम साहब, आप ही की बात से जोड़ रहा हूं। जनधन योजना अब कहिए साहब, हम भी तो कर रहे थे, देखिए किया, लेकिन किया तो इसी सरकार में हुआ ना। अब जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एक सेकंड, आप फिर विषय से हट जाएंगे, मैं विषय पे आना चाह रहा हूँ। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जब पेंसिलिन का इजाद किया तो सब लोगों ने कहा कि ये इत्तफाकन है, क्योंकि उसने देखा था वो डिस्क साफ हो रहा, उसने कहा इत्तफाकन है, किया तो मैंने ही ना, नोबेल प्राइज फिर भी मुझे मिला। अब पेंशन योजना, विदेशों में सुना करते थे कि 65 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलती है, यहाँ कभी कल्पना नहीं हो सकती थी। अगले 25 आपने बहुत अच्छे काम किए भारतीय जनता पार्टी जी, आपने जितने आप कर लीजिए, मैं एक सवाल कर रहा हूँ बस। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएमओ के इंचार्ज डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मेरा सिर्फ एक प्रश्न है। चुनाव में प्रधानमंत्री पद के दावेदार श्री नरेंद्र मोदी जी, उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में पेज नंबर फला फला पे लिखा है, अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की जो रिकमेंडेशन है वो इम्प्लीमेंट की जाएंगी, जिसमें किसानों की चूंकि लागत बढ़ रही है तो लागत मूल्य में प्लस 50% बढ़ा के दिया जाएगा। आपकी जानकारी है, मैं भी थोड़ी बढ़ा दूं, अब तक सिर्फ 3.5% गेहूं में और चावल में आपने दिया है। पिछले 3 सालों से गन्ने का एक नया पैसा नहीं बढ़ा है। नंबर 3, इनके समय में हर राज्य सरकार पंजाब से लेकर के और बिहार तक एक 200 रुपए 300 रुपए क्विंटल के हिसाब से बोनस दिया करती थी। अब आपकी जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है उसने खबरदार, अगर किसी सरकार ने बोनस दिया तो एफसीआई जो है सामान नहीं उठाएगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आजकल आपकी जानकारी के लिए पंजाब हरियाणा से ज्यादा चावल और गेहूं वहां पैदा हो रहा, और बिहार की सरकार लिख के भेज रही है कि किसानों को बोनस देना चाहते हैं। तो भाई ये किसानों के साथ आपने क्या किया? मैं इसमें एक बात जोड़ दूं, डॉक्टर साहब उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए आज की तारीख में 33% भारत में एक बहुत व्यापक सूखा पड़ा हुआ है। जिस तरह का अग्रेरियन डिस्ट्रेस आज भारत में है, पिछले 15-20 वर्ष में इतना बड़ा एग्रेरियन डिस्ट्रेस नहीं देखा गया। और सरकार की तरफ से उस एग्रेरियन डिस्ट्रेस को कम करने के लिए, उन लोगों को कुछ सहायता पहुंचाने के लिए एक तो कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरा, आपने उपलब्धियां गिनाई, मैं मान लेता हूं कि सरकार की कुछ उपलब्धियां रही हों, पर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार चीजों को एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखती है। जो सरकार की मुल्क की दिशा है उसको बदलने की कोशिश करती है। मैंने आपसे पाकिस्तान का जिक्र किया, आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, मैं पंजाब से आता हूं। आप क्या जो सरकार की नीति रही है पिछले 2 साल में पाकिस्तान के प्रति, उससे संतुष्ट हैं? जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है आज की तारीख में, उससे क्या मुल्क में कोई संतुष्ट है? रियल एस्टेट हो, बाकी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हो, हर सेक्टर में एक मंदी का माहौल है। आज पूरे देश में लोग ये कह रहे हैं कि जो अच्छे दिन का आपने वायदा किया था वो अच्छे दिन तो नहीं आए। सर, बात किसानों पे आनी चाहिए। चलिए, 2-3 विषय आ गए और किसान का विषय इन्होंने उठाया कि सूखा पड़ा और कुछ नहीं हुआ। सूखा नहीं, एमएसपी प्लस 50%, वो भी है। ये इन्होंने सूखा का 2-3 विषय जुड़ गए हैं। जहां तक वर्तमान सूखे की स्थिति का संबंध है, शायद हमारे ध्यान में नहीं रहा कि प्रत्येक प्रदेश के प्रशासन और मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री अलग अलग बैठकें ले रहे हैं। कभी ऐसा हुआ पहले? सामूहिक बैठक करके मेरी बात सुन लीजिए। शरद पवार ने क्या कही? हर बारी हम चर्चा कर रहे हैं पिछले साल से। सलीम साहब पूरी बात सुन लीजिए। इसका बड़ा सरल और बड़ा सुविधाजनक तरीका होता है कि सामूहिक बैठक करके उसको समाप्त कर दिया जाता है। प्रत्येक प्रदेश के साथ 2-2 घंटे प्रधानमंत्री स्वयं बैठे। 11 प्रदेशों के साथ ऐसा नहीं हुआ। यदि हमें इस बात का ध्यान नहीं है तो शायद हमें इसका ध्यान रखना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि किसान को लेकर के बजाय उसको केवल बोनस दे करके उसको
विषय को समाप्त कर दिया जाए। किसान के व्यापक और दूरगामी सशक्तिकरण के लिए बहुत से बातें उठाई। अब आपने फसल बीमा योजना लाई, और जहां फसल नष्ट होने पर पहले एक फसल होगी कब मार्गो थी 50%, उसको घटा करके 30% कर दिया। अनेकों ऐसे लॉन्ग टर्म हो रहा है और मान भी लिया जाए, पर शॉर्ट टर्म अगर छोड़ दिया जाएगा तो बेचारा सुसाइड करने लग जाएगा। शॉर्ट टर्म छूटेगा नहीं, शॉर्ट टर्म छूटेगा नहीं, शॉर्ट टर्म छूटेगा भी नहीं। देश की जनता इस बात को समझ भी रही है, इसको सराह भी रही है। अब क्या है कि क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी ज्यादा समय तक सत्ता में रही तो वो थोड़ा सा पर्सनल कर रहे हैं। नहीं, उससे थोड़ा सा लगता है परिप्रेक्ष्य बदल। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इस जिस प्रकार से अब दिशा की बड़ी अच्छी आपने बात की कि दिशा का निर्माण होना चाहिए, किस दिशा में जा रहा है देश। अब देखिए दिशा का जो तय होगा वो एक सामूहिक, वो एक क्यूमुलेटिव रिजल्ट होगा। मनीष अब एक बात और आपने कहा शायद के वो जी जो विचार थे आपके, तो उससे क्या हुआ? अरे ये अंत्योदय का विचार हम ही ने तो दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को लेकर जो पॉलिसी सरकार की चल रही है, हमें वही हर हाल में विरोध वाली पॉलिसी नहीं अपनानी चाहिए। मैं ऐसा समझता हूं। मोदी सरकार के आने के बाद जो पहले से स्थापित सामाजिक समरसता थी, आर्थिक विकास था, वो रुका है, बढ़ा है। एक मिनट मैं समझता हूँ उसको आघात लगा है और यही उम्मीद से वो खरे नहीं उतरे, क्योंकि लोग वो समझ रहे थे कि पिछले जो भी हुआ उससे वो आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा। लेकिन हमने ऐसा किया, हम भविष्य निर्माण से पहले ज़्यादा हमने अतीत को खोलना शुरू कर दिया सरकार की तरफ से। और इसी कारण है कि मोदी जी को 5 में 4.5 दिए, इंडिया टुडे वाले बता रहे हैं, लेकिन मंत्रिमंडली को सरकार को 3.5 दिए। ये तो काबिल नहीं, मैं कह रहा हूँ तो मोदी जी कैप्टन है, उसको पूरा देश को साथ में ले चलना है। वो अगर अपने मंत्रिसभा को, मंत्रिमंडली को नहीं ले जा पा रहे हैं साथ में, तो बाकी पूरे देश को कैसे साथ में ले जाएंगे? तो उनको पहले कोशिश करना चाहिए, वो अगर 4.5 में है तो उनके मंत्रिमंडली भी 4.5 में आए। मनीष जी, आपके समय में पड़ोसी मुल्कों से अच्छे रिश्ते थे, नेपाल साहब के अच्छे रिश्ते थे, श्रीलंका से, मालदीव से, पाकिस्तान से। अचानक क्या हो गया कि सभी पड़ोसी मुल्कों से रिश्ते खराब होने लगे? देखिए त्यागी जी, बात यह है कि जितेंद्र सिंह जी ने ठीक कहा था। 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री जी ने सार्क मुल्कों के जितने प्रधानमंत्री थे उनको अपनी ताजपोशी में बुलाया। एक अच्छी पहल की थी, पर उसके बाद जिस तरह से इस सरकार ने अपनी विदेश नीति चलाई है, चाहे पाकिस्तान के प्रति हो, चाहे नेपाल के प्रति हो, चाहे और बाकी पड़ोसी राज्यों के प्रति हो, उससे भारत की कूटनीति को आघात पहुंचा है। और अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि 2 साल का लब्बो-लबाब ये है कि आपने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे और लोगों ने गुनगुनाना शुरू कर दिया है, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कश्मीरी पंडितों की वापसी, उनके घरों का निर्माण, उनकी सुरक्षा के इंतजाम कब तक हो जाएंगे जम्मू कश्मीर वैली में? देखिए त्यागी जी, जहाँ तक इस विषय का संबंध है, इसमें कोई दो राय ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहते हुए, सत्ता में रहने से पहले भी जब हम विपक्ष में थे, हमारी प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय के साथ। और हमारा ये मानना है कि कश्मीर की तहजीब, जैसे मंदनी साहब कहेंगे, या उसकी संस्कृति सभ्यता अधूरी है जब तक वहाँ कश्मीरी पंडित का आवास ना हो। जो संघ ने सपना देखा था, आपके पुरखों ने, संघ संप्रदाय के या परिवार के, जो भी अच्छा शब्द आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके मुताबिक हिंदू राष्ट्र बनने में भी कितना समय लगेगा? देखिए, पहली बात तो मैं कह दूं कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाना नहीं है। ये एडजेक्टिव है इस देश का, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ये थ्योरेटिक स्टेट में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन मुझे मेरा मानना ये भी हिंदू है, सब है जो भी इस देश में पैदा लिया, सब हिंदू तो कह ही रहे हैं। अब ये तो कह रहे हैं, मैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसमें हिंदू भी बसता है, मुसलमान भी बसता है, सिख भी बसता है, ईसाई भी बसता है, और हर धर्म की एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। मैं कहता हूँ ये सभ्यताई सांस्कृतिक देश है, और इस राष्ट्र की सभ्यताई सांस्कृतिक नहीं, ये हिंदू है क्या? सब हिंदू हैं, इस देश में पैदा लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। अब एक हिंदू है, और ये सभ्यता मुश्तरका तहजीब है, विश्व संस्कृति है। साहब अब झगड़ा समाप्त कर दिया। मैं अंतिम में 30 सेकंड बाद समाप्त कर दूं। देखिए, मुझे ये मानना है कि इस देश को एक लंबी यात्रा करनी है,
उसमें गरीब मजदूर किसानों के हित में सरकार को बहुत काम करना है, काम करने की अपेक्षा है। चूंकि इस देश में जब विषमता कम हो, जो नव उदारवाद की चुनौती है उससे सरकार पूरा करे। मुझे लगता है कि उस अपेक्षा में सरकार जो जिस तरह काम कर रही है, अंतिम बात कर दूं, वेल्थ क्रिएशन ही इस देश में नहीं हुआ। आज सरकार की एक नीति मुझे अच्छी लगती है कि वेल्थ क्रिएट कर रही है। इनकी सरकार कई तरह के अच्छे कामों में लगी हुई है, लेकिन नौजवान, किसान और पाकिस्तान, इनको डील करते करते आपकी सरकार ध्वस्त हो जाएगी। लेकिन ये तीन मुद्दे हैं। अभी हमें किसान को दाम नहीं मिलेंगे, पाकिस्तान को डील नहीं करोगे, नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा। त्यागी जी की बात सर आंखों पर, शायद आपने नोट किया, इन्होंने हमें एक मंत्र दिया 3 ना का, किसान, नौजवान, पाकिस्तान, और इसी पर मेरा ख्याल से आपकी आंटी की भी ऐसी में